अल्लाह का नहायत ही शुक्र है कि उसके करम से मैं आज आपको 7वें दिन का लेक्चर देने के काबिल हुआ हूँ। मैं नौमान अहमद आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं आपको मेटा टैग्स या मेटा डेटा और HTML कोडिंग के बारे में बताऊँगा। मेटा टैग्स में हम डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, रोबोट्स और कुछ और मेटा टैग्स को देखेंगे कि उनके साथ हम किस तरह काम करते हैं। HTML कोडिंग में मैं आपको सिर्फ HTML समझाऊंगा कि HTML होती क्या चीज़ है, और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको HTML सिखाऊंगा भी कि एक HTML कोडिंग के ज़रिए आप एक वेब पेज कैसे बना सकते हैं। मेटा टैग्स या मेटा डेटा ऑन पेज SEO में एक नहायत ही अहम मुकाम रखते हैं और किसी भी सर्च इंजन के पहले सफ़े में नमूदार होने के लिए या ज़ाहिर होने के लिए मेटा टैग्स का भी एक अहम किरदार है। इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमें बहुत ही अहमियत के साथ देखना चाहिए और देखना होगा, इसलिए कि इसमें भी हमको कीवर्ड्स की जगह बनानी पड़ती है और उसी बुनियाद पे सर्च इंजन इन मेटा टैग से डेटा को पढ़ के आपके सामने पेज को ज़ाहिर करता है। तो अब हम मेटा टैग्स की जानिब बढ़ते हैं। मेटा टैग्स में डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। ये एक टैग होता है जो डिस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है और उसके अंदर हम जो कंटेंट रखते हैं गूगल उसको टाइटल के नीचे जाहिर करता है। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर कंटेंट रखेंगे, गूगल उसको यहाँ पे जाहिर करेगा। अब हमको देखना ये है कि एक डिस्क्रिप्शन को बनाते हुए हमें किन बातों को मद्देनज़र रखना है। जिस तरह हमने डे 6 के अंदर इस बात को जाना था कि एक टाइटल को किस तरह से बनाया जाता है और उसको किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह हम आज डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि इसको किस तरह लिखा जाता है। जैसे टाइटल के अंदर हम कीवर्ड्स की प्लेसिंग करते थे और उसमें कुछ मैंने बातें आपको याद रखने के लिए बताई थी, इसी तरह कुछ बातें हम यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनको हम मद्देनज़र रखें टाइटल को बनाते हुए। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक अच्छा डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए हमें किन किन बातों को अपने जहन में रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि डिस्क्रिप्शन जो है वो 250 हरूफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि एक अच्छा डिस्क्रिप्शन या किसी पेज को ये बताने के लिए कि इस पेज में क्या चीज़ें मौजूद हैं या ये पेज क्या करता है, तो 250 हरूफ या कैरेक्टर्स काफ़ी होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। 250 से ऊपर कोई भी सर्च इंजन अलाउ नहीं करता। अगर आप 250 से ज़्यादा का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ज़्यादा मुमकिन है कि आपकी साइट को कोई नुकसान हो जाए, रैंकिंग के हवाले से उसको कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। दूसरी बात कि एक अच्छा डिस्क्रिप्शन 155 हरूफ पे मुश्तमिल होता है। इसकी वजह यह है कि अगर आप 155 हरूफ पे अपने पेज की तमाम तफसीलात यूज़र को बता देते हैं तो वो उसको आसानी से समझ सकता है। दूसरी वजह ये होती है जो हमने टाइटल में देखी थी, ये हमारे सामने एक रिज़ल्ट मौजूद है। टाइटल में आपको मैंने बताया था कि 65 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होता और उसकी वजह ये थी कि उसकी विजिबिलिटी 65 कैरेक्टर्स तक ही है। इस तरह डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स पे ये हमको नज़र आ रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन मुकम्मल नहीं हुआ और सर्च इंजन ने आगे डॉट्स लगा दिए हैं। इसमें भी तकरीबन तमाम में ही ऐसा ही हुआ है, इसलिए कि ये 155 से ज़ायद थे। हम एक उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं और वर्ड में जाके एक नई फाइल ओपन करके यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं और Ctrl+Shift+G से हम देखते हैं तो ये हमको बता रहा है 154, यानी कि लगभग 155 ही है। तो यहाँ पे बात मुकम्मल नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि
रिपेयर एंड हार्ड ड्राइव रिकवरी, फास्ट टर्न अराउंड ऑन, आगे बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, ये पेज ओपन हो गया, कंट्रोल यू, यहाँ डिस्क्रिप्शन हमारे सामने नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि वो जो बात थी वो कहाँ तक थी। ये वर्ड्स वहाँ पे नज़र नहीं आ सके और बात यहाँ ख़त्म हो गई। तो बताने का मकसद ये था कि अगर हम 155 कैरेक्टर्स के अंदर रहते हुए अपने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को इस्तेमाल करें और कोई ऐसा जुमला बनाएं जो बहुत ही मुख्तसर हो और तफसील के साथ बयान कर रहा हो। जैसे हम यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सर्टिफाइड हार्ड ड्राइव रिकवरी सर्विस एंड हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर बाय ISO सर्टिफाइड सैल्वेज डेटा। ये देखें, इन्होंने बहुत ही आसानी के साथ अपनी बात समझा दी है, तकरीबन तमाम बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इन्होंने देखें ये कीवर्ड इस्तेमाल किया है हार्ड ड्राइव, सर्च मैंने किया था हार्ड ड्राइव रिकवरी, यहाँ पे भी हार्ड ड्राइव रिकवरी लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यही कीवर्ड को इस्तेमाल किया गया, ये टारगेट इसी कीवर्ड को किया गया था, तो यही कीवर्ड इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी आप देख रहे हैं यहाँ टाइटल में मौजूद है, और यहाँ हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद किया। अगर आप यहाँ पे हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी भी लिखेंगे तो यही साइड ऊपर आएगी। तो दोनों कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया गया है और यहाँ टाइटल पे भी इस्तेमाल किया गया है। तो इससे होता यह है कि विजिबिलिटी बढ़ती है और टाइटल में खूबसूरती के साथ आपने अपना कीवर्ड को इस्तेमाल करना होता है। कुछ और को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हार्ड ड्राइव रिकवरी लिखा हुआ है, इसी तरह हार्ड ड्राइव रिकवरी यानी कि टाइटल के अंदर हमको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने रिकवरी को 3 दफ़ा यूज़ किया है। ये वही साइड है जो हमने टाइटल के चैप्टर में देखी थी। यहाँ देखें इन्होंने लिखा डिस्क रिकवरी एंड डेटा रिकवरी, विजर्ड रिकवरी, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, NTFS रिकवरी, NTFS फाइल रिकवरी, अनडिलीट हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी। मगर इनका डिस्क्रिप्शन समझ में आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है। इन्होंने बहुत सारी बातों को मर्ज करने की कोशिश की है। ये खूबसूरत डिस्क्रिप्शन नहीं कहला सकता। यहाँ हम देख रहे हैं हार्ड ड्राइव रिकवरी इज़ एन ईजी HDD रिकवरी सॉफ्टवेयर, ट्राई फ्री डाउनलोड डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर टू रिकवर डिलीट और लॉस डेटा फ्रॉम विंडोज़। यहाँ इन्होंने एक ही कीवर्ड को इस्तेमाल किया और सॉफ्टवेयर को उन्होंने टारगेट किया है। इसके अलावा और सॉफ्टवेयर 2 जगह पे इस्तेमाल किया इन्होंने। रिकवरी देखें HDD रिकवरी और हार्ड ड्राइव रिकवरी दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए। बहुत से लोग HDD रिकवरी भी लिख सकते हैं और बहुत से लोग हार्ड ड्राइव रिकवरी भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने दोनों कीवर्ड्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसी तरह हमने भी बनाना है कि एक डिस्क्रिप्शन, अच्छा डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से बना सकते हैं। अगली बात, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मुख्तसर ना हो, यानी कि आपने लिख दिया 70 कैरेक्टर्स में या 50 कैरेक्टर्स में या इससे भी कम में लिख दिया तो बात यूज़र के समझ में नहीं आ सकेगी। तो छोटा डिस्क्रिप्शन कभी भी अच्छी तरह से बयान नहीं कर सकेगा जो आप कहना चाह रहे हैं। तो मुख्तसर डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल ना करें। चूँकि डिस्क्रिप्शन पेज का मुख्तसर खुलासा होता है, इसलिए उसमें कीवर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कीवर्ड किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसमें आप एक ही कीवर्ड को 2 मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर सकते हैं या एक ही कीवर्ड को रिपीट कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। 2 नॉर्मली अच्छा लगता है, 2 दफ़ा आप रिपीट कर सकते हैं, तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। डिस्क्रिप्शन के आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें। फुल स्टॉप लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपने आखिर में फुल स्टॉप नहीं लगाया तो गूगल या सर्च इंजन ये समझेगा कि बात मुकम्मल नहीं हुई है, तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको वो दे सकता है। टाइटल की तरह डिस्क्रिप्शन में भी फालतू अल्फाज इस्तेमाल ना करें।
इसमें इसका मतलब ये नहीं है जैसे टाइटल में इग्नोर वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे ही, शी, इट, दे, डू, एंड वगैरह वगैरह। तो इसमें आप कर सकते हैं, मगर एक तो ये कि इस तरह के अल्फाज आपको जुमला बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। दूसरी बात यह है कि ये ख्वामखा आपकी डिस्क्रिप्शन में जगह घेरेंगे और कीवर्ड्स के लिए जगह कम रह जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप फलां की वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, फलां नहीं कर सकते, तमाम कर सकते हैं। मगर मैं आपको मना इसलिए कर रहा हूँ कि आप अगर ऐसा करेंगे तो कीवर्ड्स की जगह कम रह जाएगी। आखिरी बात, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड स्टफिंग ना करें। जैसे मैंने टाइटल में कहा था कि बार बार एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट ना करें। लिमिट उसकी 3 है, 3 से ज़्यादा ना जाएं। 3 भी बुरी लगती है, 2 तक ही महदूद रहें। ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एक ही कीवर्ड को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग में चले जाएगा, जिसकी वजह से आपकी साइट को पेनल्टी लग सकती है। कीवर्ड फ्रेज का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जो मेन टारगेट कीवर्ड है उसको पूरा वैसे ही लिखने की कोशिश करें। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मगर एक दफ़ा आप पूरा लिखें और बाकी अल्फाजों में आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह आपका एक अच्छा डिस्क्रिप्शन तैयार हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन चूँकि आपके पेज की तर्जुमानी कर रहा होता है तो इसको बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। आइए अब हम एक डिस्क्रिप्शन में आते हैं और उसमें हम वही वाली फ़ाइल इस्तेमाल करेंगे जो हमने टाइटल में इस्तेमाल की थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने एक टाइटल बनाया था, हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी सर्विसेज, रिपेयर एंड रिकवर डिस्क फॉर्मेट। इसमें कुछ कीवर्ड्स हमने मेंशन किए थे कि इसमें हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी सर्विसेज, डेटा रिकवरी सर्विसेज, डिस्क रिपेयर, डिस्क फॉर्मेट, ये हमारे कीवर्ड्स थे मेन। अब हम इन्हीं कीवर्ड्स को बेस बनाते हुए इस टाइटल के अंदर से हमने ये कीवर्ड्स निकाले थे। और ये कीवर्ड्स ऐसे थे कि अगर ये कीवर्ड जो कि सारे लॉन्ग टेल हैं, कोई भी लिखेगा इस टाइटल में होने की वजह से ये तमाम कीवर्ड्स सर्च इंजन के नज़र में आ सकते हैं। तो इसी तरह हम जब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो उसमें भी इन्हीं बातों का ख्याल रखेंगे कि ये तमाम कीवर्ड्स भी उसमें कवर हो जाएं और टाइटल में जो कीवर्ड्स हमने इस्तेमाल किए थे वो भी कवर हो जाएं। तो एक हम डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। सबसे पहले वही कमांड मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, थोड़ा सा हट के कर लेते हैं। इज इक्वल टू लेन, और ये बन रहा था A38 कि हमको पता चल सके कि हम लिमिट से ऊपर तो नहीं जा रहे। हमारी लिमिट पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, जो कि 155 कैरेक्टर्स की है, और हम कोशिश यही करेंगे कि 155 पे हम अपनी बात को कह सकें। अगर इन केस नहीं कह पा रहे हैं तो हम 155 से ऊपर जा सकते हैं। 250 आखिरी हद थी तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो पहले हम 155 को मद्देनज़र रखेंगे और उसमें रहते हुए एक डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये तमाम कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हुए जो हमने इस टाइटल से निकाले थे, यहाँ हम कैसे इस्तेमाल करें। हार्ड डिस्क रिपेयर, हार्ड डिस्क रिपेयर, ये कीवर्ड हमारा यहाँ पे मौजूद है। और डिस्क रिपेयर भी एक कीवर्ड था, वो भी इसके अंदर आ रहा है, और हार्ड डिस्क रिपेयर वो भी इसके अंदर कवर हो रहा है। इंक्लूडिंग हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क मैंने पहले यूज़ कर लिया था, कोई हार्ड डिस्क भी लिख सकता है, कोई हार्ड ड्राइव रिपेयर भी लिख सकता है, तो मैंने यहाँ पे हार्ड ड्राइव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। डेटा रिकवरी
हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी, हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी ये हमारे पास मौजूद है और ये वाला भी इसमें हम इंक्लूड कर लें तो सर्विसेस हमने देखा कि ये हम 60 कैरेक्टर्स तक अभी हम टाइप कर चुके हैं और इसमें हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स कवर हो गए हैं। हार्ड डिस्क रिपेयर, हार्ड डिस्क रिपेयर, इसके आगे हम एक निशान या कोई भी कैरेक्टर याद दिलाने के लिए कि ये कीवर्ड हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो हार्ड डिस्क रिपेयर, हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी सर्विसेज, हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी सर्विसेज, इस पर भी निशान लगा देते हैं। हार्ड ड्राइव रिकवरी भी कवर हो रहा है, हार्ड ड्राइव रिकवरी सर्विसेज भी इस पे आ गया है, हार्ड ड्राइव रिकवरी ये भी इसमें आ गया है। हार्ड ड्राइव रिकवर ये अभी नहीं आया, रिकवर का लफ्ज़ हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया है, ना फॉर्मेट का इस्तेमाल किया है। आगे हम मज़ीद देखते हैं। 60 कैरेक्टर्स हम अभी टाइप कर चुके हैं। recover, lost and corrupt file from HDD। यह मैंने HDD का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हार्ड ड्राइव पहले मैं यूज़ कर चुका हूँ। कोई ऐसा यूज़र भी हो सकता है जो हार्ड ड्राइव की जगह पे या हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह पे HDD का वर्ड इस्तेमाल करे, तो मैंने अब यहाँ पे HDD इस्तेमाल किया है। फ्लैश ड्राइव, ETC लिमिट हमारी लगता है पूरी हो गई है। 148 तक हमने इसको लिखा है। ये इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं इसको। और टेक्स्ट ये 148 कैरेक्टर्स में हमारा एक डिस्क्रिप्शन तैयार हो गया है। इसमें हमने लिखा हार्ड ड्राइव रिपेयरिंग इंक्लूडिंग हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी सर्विसेज। इसमें एक मिस्टेक है, ये हम इसको सही कर लेते हैं। अब 149 हो गया। फॉर्मेट रिपेयर रिकवर लॉस्ट एंड करप्ट फाइल फ्रॉम HDD पार्टीशन एंड USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव, कुछ लोग इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, कुछ लोग इसको USB ड्राइव भी कहते हैं और कुछ लोग USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। तो ये तीनों सारे कीवर्ड्स मैंने जमा करने की कोशिश की है। यहाँ पे एक कीवर्ड करप्ट फाइल और उसके अलावा HDD पार्टीशन, ये दो नए कीवर्ड्स भी इसमें आ गए। तो इस तरह भी लिख सकता है रिकवर डेटा फ्रॉम लॉस्ट HDD पार्टीशन, तो उसमें भी वो कीवर्ड उसको मिल जाएंगे और सर्च इंजन इस डिस्क्रिप्शन में से कीवर्ड निकालते हुए वो डेटा जाहिर कर सकता है। अब हम यहाँ पे निशान लगा रहे थे, हम देख लेते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं। हार्ड ड्राइव रिकवर, अगर ब्रॉड सर्च हो रहा है तो उसमें ये कवर हो रहा है। रिकवर, हार्ड ड्राइव रिकवर का लफ्ज़ यहाँ इसको मिल जाएगा, तो इसलिए हम इस पर भी निशान लगा देते हैं कि ब्रॉड सर्च में, एग्जैक्ट सर्च में तो नहीं आएगा ये, मगर ब्रॉड सर्च में ये इसको मिल जाएगा। इसके अलावा हार्ड ड्राइव फॉर्मेट, ये भी मिल जाएगा। फॉर्मेट यहाँ से मिलेगा इसको और हार्ड ड्राइव इसको यहाँ से मिलेगा। इसको यहाँ पर 90% से ऊपर ऐसे लोग होते हैं जो ब्रॉड सर्च करते हैं। फ्रेज सर्च और एग्जैक्ट सर्च, ये एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो अपना डेटा या कीवर्ड रिसर्च के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, या एग्जैक्ट कोई चीज़ इनको चाहिए होती है उसी फ्रेज के हिसाब से, तो वो एग्जैक्ट कमांड इस्तेमाल करते हुए
सर्च इंजन के अंदर वो सर्च करते हैं। तो ज़्यादातर जो यूज़र होते हैं वो नॉर्मल यूज़र होते हैं, वो कोई एक्सपर्ट नहीं होते या कोई एसईओ या कोई मार्केटिंग के हवाले से कोई काम नहीं कर रहे होते, वो नॉर्मल यूज़र होते हैं और वो ब्रॉड सर्च यानी कि अपने जहन में उनकी जो भी चीज़ बात आती है वो सिंपल लिखते हैं और एंटर कर देते हैं, और उनके अंदर जो कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो गूगल उस हिसाब से उन कीवर्ड्स को मुख्तलिफ जगह देखते हुए डेटा लेकर आता है। तो यहाँ हमने देखा कि ये तमाम कीवर्ड्स हमने कवर कर लिए यहाँ पे। हार्ड डिस्क फॉर्मेट, तो हार्ड डिस्क का लफ्ज़ यहाँ इसको मिलेगा और फॉर्मेट इसको यहाँ मिलेगा, तो ये भी कवर हो गया है। हार्ड ड्राइव डिस्क फॉर्मेट, हार्ड ड्राइव यहाँ मिला इसको, डिस्क इसको यहाँ से मिलेगा और फॉर्मेट इसको यहाँ से मिलेगा। रिकवर डिस्क फॉर्मेट, रिकवर यहाँ से, डिस्क फॉर्मेट। डेटा रिकवरी सर्विसेज, डेटा रिकवरी सर्विसेज। फॉर्मेट रिपेयर, फॉर्मेट रिपेयर यहाँ मिल गया इसको। रिकवर फॉर्मेट डेटा, रिकवर फॉर्मेट और डेटा। तकरीबन तमाम कीवर्ड्स, कुछ अच्छी क्वालिटी के कीवर्ड्स कवर हुए हैं इसमें और कुछ लोअर क्वालिटी के साथ कवर हो गए हैं। ज़्यादातर जो फ्रेज़ हमने बनाने की कोशिश की थी कि अगर कोई एग्जैक्ट करके भी सर्च करता है तो उनमें ये कीवर्ड्स हमारा मुकम्मल आ रहा है इसमें। हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी सर्विसेज, तो इसको हम मज़ीद कोई नया निशान दे देते हैं कि जिससे हमको पता चले कि ये हमारा जो फ्रेज़ पे नहीं बल्कि एग्जैक्ट होने की सूरत में ये डिस्क्रिप्शन इन कीवर्ड को कवर कर रहा है। तो इसमें हम कोई सा भी दूसरा निशान दे देते हैं, मिसाल के तौर पे ये दे देते हैं। अच्छा, ये हो गया। हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी, ये भी मिल जाएगा इसको। उसके अलावा हार्ड ड्राइव रिकवरी सर्विसेज, ये भी मिल रहा है इसको। हार्ड ड्राइव रिकवरी, ये भी इसको मिल रहा है। हार्ड ड्राइव रिकवर, ये नहीं मिल रहा है इसको। हार्ड डिस्क रिपेयर, हार्ड डिस्क रिपेयर ये मिल रहा है इसको, शुरू में है बिल्कुल। हार्ड डिस्क फॉर्मेट, ये है इसको फ्रेज़ की सूरत में नहीं मिल, एग्जैक्ट फ्रेज़ की सूरत में नहीं मिल रहा है। हार्ड डिस्क फॉर्मेट, ये भी नहीं मिल रहा है इसको। हार्ड ड्राइव डिस्क फॉर्मेट, ये भी नहीं मिल रहा। रिकवर डिस्क फॉर्मेट, ये भी नहीं है। डेटा रिकवरी सर्विसेज, ये इसको मिला है। फॉर्मेट रिपेयर, ये इसको मिला है। और रिकवर फॉर्मेट डेटा, ये नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि ये हमारे पास जो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 50% कह लें इसको, 50% फ्रेज़ में मौजूद है और बाकी ब्रॉड सर्च के अंदर कवर हो रहे हैं। ये टोटल 149 का हमारा डिस्क्रिप्शन बना है। बहुत अच्छा बेस्ट डिस्क्रिप्शन बना है। इसके आखिर में डॉट आपने लाजमी लगाना है, जो कि हमने लगाया है। ये आप अपने पहले पेज या कोई भी पेज जिसके लिए आपने ये बनाया है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि एक डिस्क्रिप्शन नहीं 2-3 किस्म के डिस्क्रिप्शन बनाएं कि आप उसमें से कंपेयर करेंगे कौन सा बेहतर और अच्छा डिस्क्रिप्शन है जो सर्च इंजन की नज़र में आ सकता है, वही इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरह बनाए जाते हैं, उनमें कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और डिस्क्रिप्शन में ख़ास कर बात ऐसी लिखें, शॉर्ट लिखें और फजूल वर्ड इस्तेमाल ना करें। इसमें मैंने देखें एंड का निशान भी इस्तेमाल किया, एंड भी लिखा, डायरेक्ट भी एंड लिखा है, और इंक्लूडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कीवर्ड्स के अलावा हैं, वो कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। टाइटल के अंदर आपने इग्नोर वर्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे आपने कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस हो तो उसके लिए कोड होता है, कोडिंग होती है, वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो आपको इस कोर्स के साथ जो किताबचा मिला है उसके अंदर वो पूरी डिटेल मौजूद है। आप वहाँ से देख के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं। अब हम आगे मज़ीद चलते हैं और मेटा टैग्स में पहला मेटा टैग हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन। अब अगले मेटा टैग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम कुछ और मेटा टैग्स को देखते हैं।
यहाँ पे जो ज़रूरी मेटा टैग्स हैं मैं आपको सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो और भी काफ़ी मेटा टैग्स होते हैं, मगर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके सामने एक HTML कोडिंग है। HTML कोडिंग को मैं आगे मज़ीद वाज़े करूँगा, मगर सिर्फ मैं आपको यहाँ पे मेटा टैग्स के हवाले से HTML कोडिंग को बता रहा हूँ। HTML कोडिंग जब भी शुरू की जाती है तो उसके शुरू में ये HTML का कोड लगाया जाता है, ये टैग लगाया जाता है। ये लगाना ज़रूरी है, अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो कोई भी ब्राउज़र या क्रॉलर या बॉट जो भी आपके पेज पे आएगा वो इसको नहीं समझ पाएगा। उसके बाद HTML के अंदर मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन हेड का होता है। आपने हेड ओपन किया, हेड के अंदर तमाम मेटा टैग्स और टाइटल्स वगैरह लिखे जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हेड को क्लोज कर दिया गया है। स्लैश का मतलब है कि ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग था, ये क्लोजिंग टैग है। टाइटल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। टाइटल टैग से शुरू होता है, टाइटल लिखा जाता है और टाइटल टैग बंद कर दिया जाता है। इसी तरह मेटा टैग्स जो होते हैं उनकी शुरुआत लेस देन का जो निशान है उससे शुरू किया जाता है। मेटा की कमांड लिखी जाती है और नेम। यहाँ पे जो रेड कलर में जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये वो चीज़ें होती हैं जो आप डिफाइन कर रहे होते हैं कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या चीज़ है ये मेटा किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे जो मेटा नेम है वो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि हमको डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना है। उसके बाद जो नीले रंग में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, वो कंटेंट यानी कि आपका मवाद क्या है, यानी कि डिस्क्रिप्शन का मवाद क्या है। इस तरह कीवर्ड्स लिखा है तो कीवर्ड क्या है, उनके क्या मवाद है, तो वो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। मेटा का जो क्लोजिंग टैग होता है वो स्लैश और ग्रेटर देन का निशान ये आपने लगाना है। तो इसका मतलब है कि ये मेटा शुरू हुआ था और यहाँ मेटा ख़त्म हो गया, कौन सा, डिस्क्रिप्शन का। इसी तरह मेटा नेम कीवर्ड्स शुरू हुआ और क्लोज हो गया। जो भी टेक्स्ट आपको नेम या कंटेंट की सूरत में लिखना है उसके शुरू और आखिर में आपको कोटेशन लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये कोटेशन नहीं लगाएंगे तो बॉट या ब्राउज़र इसको नहीं पढ़ पाएगा। अब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा अगला मेटा टैग कौन सा है। हमारा अगला मेटा टैग कीवर्ड्स। आपने जो भी कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे आप मेटा नेम कीवर्ड्स के अंदर, कंटेंट के अंदर लिख देने हैं उनको। जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके, डेटा रिकवरी कॉमा एक कीवर्ड हो गया, हार्ड ड्राइव रिकवरी कॉमा, अगर आगे और भी हैं तो आपने लिखते जाना है। इनकी लिमिट मुख्तलिफ सर्च इंजन मुख्तलिफ कंसिडर करते हैं। कोई 600 कैरेक्टर्स भी तक इसको लेता है, कोई 800 कैरेक्टर्स भी लेता है। तो आप कोशिश ये करें कि 500 से 800 के दरमियान, या आपके कीवर्ड्स कम है तो आप उस हिसाब से इसी लिमिट के अंदर रहते हुए इसको मुकम्मल करें। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ये जो मेटा नेम कीवर्ड्स का जो हमारा मेटा टैग है, इसको गूगल कंसिडर नहीं करता, यानी गूगल इसको नहीं पढ़ता, या पढ़ता भी है तो इसकी बेस पे आपके रिजल्ट को, आपके पेज को ऊपर नहीं लेकर आएगा। वो सिर्फ टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और जो आगे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनके ज़रिए वो आपके पेज के ऊपर लेके आता है। इस मेटा नेम कीवर्ड्स की बुनियाद पे आपका पेज सर्च इंजन पे नज़र नहीं आता। हाँ, दूसरे सर्च इंजन या दूसरे बॉट, दूसरे किस्म के बॉट जो हैं वो इसको पढ़ते हैं, मगर गूगल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो इसको, इस लाइन को अपने ज़ेर गौर नहीं लाता। अगर आप गूगल को देखते हुए अपनी एसईओ कर रहे हैं तो इस मेटा नेम कीवर्ड्स पे आप ज़्यादा तवज्जो ना दें। हाँ, अगर इससे हट के आप कर रहे हैं, गूगल के अलावा गूगल को भी शामिल रखना चाहते हैं और दूसरों को भी, तो आप इस मेटा कीवर्ड्स में अपने मतलूबा कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। इसके आखिर में जब बात ख़त्म करेंगे, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में फुल स्टॉप लगाया था, यहाँ आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना है। इसी तरह टाइटल के अंदर भी फुल स्टॉप नहीं लगाना है। फुल स्टॉप आप किस सूरत में लगा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप किसी वेबसाइट का नाम लिख रहे हैं
तो .com की सूरत में डॉट या फुल स्टॉप लगा सकते हैं, मगर जुमले के आखिर में बात ख़त्म करने के लिए आपको फुल स्टॉप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में ही लगाना है। इसी तरह मेटा HTTP इक्विवेलेंट कंटेंट टाइप जो है, यानी कि आपके जो पेज में जो कंटेंट है उसकी टाइप क्या है, तो उसकी कमांड होती है text/html सेमीकोलन कैरेक्टर सेट ISO 8859-1। इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे जितना भी मवाद मौजूद है या जो इस पेज की जो लैंग्वेज है या उसका जो पढ़ने का तरीक़ेकार है वो ISO 88591 कैरेक्टर पर है। अब ये क्या चीज़ है 8859-1, इसको हम एक चार्ट की मदद से समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं और उनके कैरेक्टर सेट लिखे हुए हैं। अगर अफ्रीकन्स है, अल्बानियन है, बेस्क्यू है, बल्गेरियन है, इस तरह की बहुत सारी हैं, तो उनके साथ जो कोड इस्तेमाल होगा वो ISO 8859-1। ये देखें, कैटेलियन के साथ भी यही है, इंग्लिश के साथ भी यही है, यानी कि ये जो लैंग्वेजेस हैं उनके कोड्स ये हैं। इसी तरह अगर अरबी है या उर्दू आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोड 8859-6 इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो क्रॉलर होगा या बॉट होगा या ब्राउज़र होगा वो इस बात को समझ जाएगा कि जो टेक्स्ट इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें वो कौन से हैं। इसी तरह हम आगे देखें तो 8 भी है, कहीं 7 भी है, जैसे ग्रीक है उसका 7 है, और ये कैरेक्टर सेट है एस्टोनियन, इसका 15 है। इसी तरह दूसरे हैं, जैपनीज़ है, उसके लिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, और इसी तरह रशियन है, उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो ये पूरी डिटेल आपको जो इस कोर्स के साथ किताबचा है उसके साथ ये डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये फिक्स कोड होता है, यही आपको लिखना है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज करना होता है। तो ब्राउज़र इस बात को समझ लेता है या क्रॉलर इस बात को समझ लेता है कि इसमें कैरेक्टर सेट कौन सा इस्तेमाल किया गया है। अगला मेटा नेम हमारा है रोबोट्स। जैसे नाम से ही जाहिर है कि आप रोबोट या रोबोट्स के लिए कुछ बुक बताना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने ऑन पेज के शुरू में आपको बताया था कि नो फॉलो के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ हम थोड़ा इसको मज़ीद देखते हैं कि इसको हम नो फॉलो को यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करेंगे। आप बताना चाह रहे हैं कि रोबोट्स जो भी आए इस पेज पे उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। पहली इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ लिखी है नो इंडेक्स। नो इंडेक्स का मतलब ये है कि रोबोट को हम ये कह रहे हैं कि इस पेज में जो कुछ भी मौजूद है उसको सर्च इंजन के लिए रिकॉर्ड नहीं किया जाए। इसी तरह आगे हम ये भी बता रहे हैं कि नो फॉलो यानी कि इसमें जो भी लिंक्स मौजूद हैं, जो भी हाइपर लिंक मौजूद हैं, उनको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। रिकॉर्ड किस सेंस में कि वो आपके इस पेज को पेज रैंक, ये जो लेरी पेज ने डिज़ाइन किया था उसका जो हिसाबी फार्मूला है उसके लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा नो इंडेक्स नो फॉलो आप उस सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपका पेज तजर्बाती प्रोसेस में गुजर रहा है, यानी कि आपने उसको भी मुकम्मल नहीं किया और मगर अपलोड कर दिया है और उसमें आप चाहते हैं कि उसमें कुछ और मज़ीद चेंजिंग की ज़रूरत है, तो फिल वक्त आप उस पेज पे नो इंडेक्स का टैग लगा सकते हैं। रोबोट्स को बता सकते हैं कि इसको अभी फ़िलहाल इंडेक्स नहीं करो। इन कमांड्स की जगह पे हम कुछ और कमांड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा था मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट। कंटेंट में क्या है, नो इंडेक्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये कमांड रोक देती है आपके पेज को इंडेक्स होने से। नो फॉलो ये मैंने आपको अभी बताया, ये भी बॉट को रोकती है कि इस पेज पे मौजूद लिंक्स को रिकॉर्ड ना करें। नो स्निप्ट, इसका क्या मतलब है, आपने अक्सर सर्च इंजन रिजल्ट में देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें वो शो कर रहा होता है, आपको दिखा रहा होता है, जो शायद ही आप यूज़ करते हैं या आपके लिए वो नहीं होती है। मिसाल के तौर पे ये एक रिज़ल्ट है BBC न्यूज़ वर्ल्ड।
इस पे आप देखेंगे कि एक चीज़ लिखी हुई आ रही है ऐड टू आई गूगल, जबकि और किसी में नहीं लिखी हुई आ रही। यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड न्यूज़ लिखा हुआ है और यहाँ एक नई चीज़ आ गई वर्ल्ड, मिड ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, और किसी में नहीं लिखा हुआ। इसी तरह हम और देखते हैं, यहाँ CNN के उसमें देखें हम तो यहाँ पे हमको शो मोर रिजल्ट्स फ्रॉम CNN.com, एक नया इसने लिंक शो किया इसके लिए। और देखते हैं यहाँ BBC न्यूज़ के लिए इसने ये आपको एक लिंक दिया है। ये हर किसी में नहीं करता, जिसमें रिक्वायर्ड होता है उसमें ये दे देता है। जैसे यहाँ पे भी ऐड टू आई गूगल, देखें जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि इस रिजल्ट में साइट का नाम लिखा है। आगे देखें एक अलग से लिंक दिया इसने, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, उसके अंदर मूवीज़, यहाँ पे आर्टिकल टॉपिक्स आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, और इस तरह आगे और भी। तो ये स्निपेट्स कहलाते हैं जो सर्च इंजन शो करता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये रिज़ल्ट, इस तरह के रिज़ल्ट आप अपने सर्च इंजन में शो नहीं कराना चाहते, तो यहाँ पे आप मज़ीद कॉमा लगा के या सिर्फ यही कमांड लिखना चाह रहे हैं तो नो स्निपेट लिख के आप उस चीज़ को रोक सकते हैं कि सर्च इंजन आपके पेज में से कोई भी ऐसी चीज़ ना दिखाए। नो ODP से मुराद ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। बहुत सारी ओपन सोर्स डायरेक्टरी प्रोजेक्ट होते हैं, अपने पेज को लिस्ट करवाते हैं और पेज को लिस्ट कराने के बाद वो पेज भी इंडेक्स हो जाते हैं और उसमें जो आपने टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह दी भी होती हैं वो वक्त के साथ साथ अप टू डेट नहीं होती। अगर आपने कहीं ओपन सोर्स डायरेक्टरी में अपने आप को लिस्ट कराया हुआ है, जैसे डीमोस वगैरह, ये बातें आपको शायद अभी समझ में ना आए, वो आगे जाके आपको मज़ीद समझ में आएंगी, मगर मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक डीमोस डायरेक्टरी होती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक डीमोस डायरेक्टरी होती है, उसमें आपने आपको लिस्ट करवाया हुआ है और वहाँ आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन वही दिया हुआ है जो आपके पेज का मौजूदा है अभी, और गूगल उसको भी इंडेक्स कर लेता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो डेटा आपको जो शो कर रहा होता है सर्च इंजन में, वो उस ओपन सोर्स डायरेक्टरी से लेके शो कर रहा होता है। इन केस अगर आपने यहाँ पे अपने पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया है और डीमोस डायरेक्टरी में आके आपने उसको अपडेट नहीं किया, वो पुराना ही पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि अभी आप कुछ और कीवर्ड पे काम कर रहे हो या आप कुछ और, या आप अपनी सर्विसेज को थोड़ा बदल चुके हैं, मगर वहाँ पे आपके सर्च इंजन में आपको वो पुराना ही डेटा जो आपने लास्ट अपडेट किया था वो दिखा रहा होगा उस ओपन सोर्स डायरेक्टरी से डेटा लेकर। आप चाहते हैं कि सर्च इंजन ओपन सोर्स से डेटा शो ना करे बल्कि आपके ही पेज से वो डेटा लेके शो करे, तो उसके लिए आपको ये टैग लगाना पड़ता है नो ODP, नो ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। इसको आप फिलहाल इतना इस पर कंसिडर ना करें, ये आप जब आगे काम करेंगे तो आपको ये मज़ीद समझ में आएगा। और ये शाज़ और नादिर ही इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ज़रूरी कहीं इस्तेमाल करना पड़ जाए तो उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने किसी डायरेक्टरी में अपने आपको लिस्ट नहीं कराया तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। नो आर्काइव। नो आर्काइव का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि जब आपका रिज़ल्ट सर्च इंजन में शो हो, यहाँ हम देखते हैं कि ये हमको कैस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये कैस्ट लिखा हुआ नज़र ना आए तो वो मतलूबा कमांड नो आर्काइव की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैश कमांड से होता क्या है, इस पे क्लिक करने से मैं ये जान सकता हूँ कि ये पेज कब इंडेक्स हुआ, यानी कि गूगल कब इस पेज पे आया था और कब रिकॉर्डिंग करके वो गया है। तो हर पेज का आप देख सकते हैं। मगर आप चाहते हैं कि मेरे पेज को ये जान ना सके कि कब इंडेक्स हुआ, किसी को पता ना चले, आप उस पेज पे नो आर्काइव की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर किसी वजह से आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि ख़ास टाइम लिमिट तक आपका पेज इंडेक्स हो
और उसके बाद वो इंडेक्स होना बंद हो जाए और उसका रिकॉर्ड सर्च इंजन से भी डिलीट हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि ये कमांड लगाएंगे रोबोट्स के अंदर अनअवेलेबल आफ्टर कॉलन, और जो भी डेट है वो आप यहाँ लिखेंगे, और डेट जो होगी वो अमेरिकन स्टाइल में आपको लिखनी है, यानी कि पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है। यहाँ आप लिख के इसको छोड़ दें। बॉट आएगा, इसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उस बात को नोट कर लेगा, जैसे आपने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है, 1 महीने तक उसको इंडेक्स करेगा, उसको सर्च रिजल्ट पे शो करेगा, और जैसे ही वो डेट क्रॉस करेगी वो डेटा ऑटोमेटिकली सर्च इंजन से गायब हो जाएगा। नो इमेज इंडेक्सिंग, आप चाहते हैं कि आपके पेज में जो पिक्चर्स हैं या इमेजेस हैं वो images.google.com पे नज़र ना आए, या किसी भी सर्च इंजन के इमेज सर्च में वो ना आए। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी पिक्चर है जो आप चाहते हैं कि वो आम पब्लिक पे नज़र ना आए, तो आप मेटा रोबोट्स में नो इमेज इंडेक्स की कमांड लगा के क्रॉलर को या बोर्ड को रोक सकते हैं कि वो आपके इमेजेस को रिकॉर्ड ना करे। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है उसको कोई ट्रांसलेट ना करे, गूगल की और बहुत सारे सर्च इंजन की ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं कि वेब पेज को आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि ये किस, जैसे फ़र्ज़ कर लें कोई जर्मन है और इंग्लिश लैंग्वेज को वो जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखना चाह रहा है, तो आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो सके, तो गूगल मेटा नेम गूगल कंटेंट नो ट्रांसलेट, ये सिर्फ गूगल के अंदर है, और ये ट्रांसलेशन से रोकने के लिए आप ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात पीछे रह गई थी, वो ये है कि रोबोट्स की जो कमांड थी ये तमाम रोबोट्स के लिए है। अगर आपने गूगल बॉट लिख दिया तो बाकी बॉट्स के लिए तो वो कारगर नहीं होगी, सिर्फ गूगल बॉट के लिए वो कारगर रहेगी। तो ये आप सिर्फ गूगल के हवाले से ये कर सकते हैं। हर सर्च इंजन के बॉट का एक नाम होता है, अगर याहू बॉट है या कोई दूसरा बॉट है तो उसका जो भी नाम होगा वो हम यहाँ लिख के उस चीज़ को रोक सकते हैं, मगर रोबोट्स का मतलब है ये तमाम किस्म के बॉट्स के लिए। आखिरी मेटा हमारी कमांड है, वो क्या है, मेटा HTTP इक्विवेलेंट रिफ्रेश कंटेंट। ये पहले 3 जो डॉट लगे हुए हैं आप यहाँ लिखेंगे सेकंड्स, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिख दिया 5 सेकंड, ठीक है। URL की कमांड लगानी है आपने, इज इक्वल टू, और किसी भी पेज का नाम लिख दें, www.abc.com, कोई भी पेज हो, और उस पेज पे आपने इन्फॉर्मेशन कोई डाल दी है। होगा ये कि जब भी वो पेज खुलेगा 5 सेकंड तक तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे चले जाएगा जहाँ पे आपने इसको भेजा है। ये इसलिए किया जाता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने अपना डोमेन चेंज किया और रीडायरेक्ट की कमांड आपने उसमें लगाई। फर्स्ट करने पहले आपका डोमेन था abc.com और अब आपने xyz.com ले लिए, तो abc.com पे आप पहले ही काम कर चुके हैं और काफ़ी लोग उसको जानते हैं। तो जो भी abc.com लिख के एंटर करेगा तो वहाँ पे आपने मैसेज दिया कि ये साइट रिडायरेक्ट हो गई है, आप इस वेबसाइट का नाम ये है, आपने इन्फॉर्मेशन दी वहाँ पे, और 5 सेकंड तक वो इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद आपके xyz.com पे वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये आप कमांड उस पेज पे लगाएंगे, पुरानी साइट जो होगी आप उस पे ये कमांड लगाएंगे और उसको फिर शिफ्ट कर देंगे नई साइट पे। तो ये कुछ मेटा कमांड्स थी जिनके बारे में आपको बताया गया, और मेटा लिख के आप नेम और जो भी आप चाहते हैं, जो वर्क करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, और उसका रिज़ल्ट क्या शो हो वो आप यहाँ लिखेंगे, और रिज़ल्ट क्या आना चाहिए वो आप ये लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेटा कमांड्स समझ में आ गई होंगी कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेटा कमांड्स मौजूद हैं, मगर यहाँ पे फ़िलहाल अभी ज़रूरी यही है आप मज़ीद रिसर्च करके उन मज़ीद मेटा कमांड्स के बारे में जान सकते हैं, मगर आपने तकरीबन इन मेटा कमांड्स को ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप इनको यूज़ नहीं करते हैं तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, मगर आपकी साइट सर्च इंजन में कहीं भी नज़र नहीं आएगी। तो ये ज़रूरी है मेटा कमांड्स का इस्तेमाल करना, इनको आप रट लें, जहन में बिठा लें, और हर पेज में आपने ये इस्तेमाल करनी है।
अब हम यहाँ ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक HTML कोडिंग क्या होती है और उसको किस तरह रीड किया जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह समझा जाता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि मैं यहाँ पे HTML का कोई कोर्स नहीं करवा रहा, मैं SEO का कोर्स करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं HTML आपको उतनी ही बताऊँगा जितनी आपको रिक्वायर्ड है SEO के लिए। अगर आप इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आप बाकायदा इसका कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ साइट्स नेट पे मौजूद होती हैं जो आपको ये हेल्प करती हैं कि HTML को समझने में आपको आसानी हो। तो यहाँ हम अभी इस बात को देखते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ आपके सामने कुछ कोडिंग लिखी हुई नज़र आ रही है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसमें जो पहली लाइन नंबर 1 पे जो लिखी हुई है ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो W3C वालों की तरफ से रिक्वायर्ड है एक HTML फाइल के लिए। ये W3C क्या चीज़ है? W3C जो कंट्रोलर है या जिन्होंने डेवलप किया है www, W3 का मतलब www, तो ये उसको जो हैंडल करते हैं, उसके जो HTML के जो क़वायद ज़वाबित बनाते हैं या जो नई कमांड्स या जो नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, तो ये उसके ज़िम्मेदार ये W3C है। इनकी ऑफिशियल साइट W3C आप जाके देख सकते हैं, w3c.org, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो नई नई ये मार्केट में लाते हैं वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो यहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं और अप टू डेट रह सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, और सबसे पहले जो HTML स्टार्ट होती है वो HTML कमांड से होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें शुरू और आखिर में एंगल ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए गए हैं और इसके अंदर कमांड लिखी हुई है। एक वेब ब्राउज़र इस बात को समझ लेता है कि ये कमांड जो इन ब्रैकेट्स में लिखी है वो क्या कहना चाहती है। उसके फ़ौरन बाद हेड सेक्शन है, ये हेड सेक्शन है। इस हेड सेक्शन के अंदर हम उन चीज़ों को डिफाइन करते हैं जो वेब पेज पे विजिबल नहीं होती हैं, बैकग्राउंड पे वो उनका काम हो जाता है। नॉर्मली वो वेब ब्राउज़र को समझाने के लिए जो बातें लिखी जाती हैं, जिनको समझ के जिनकी बुनियाद पे वो आगे काम करता है, और जो वेब क्रॉलर जो आते हैं, जो बॉट्स आते हैं, उनके लिए जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। बॉडी के अंदर हम कंटेंट, हमारे जितना भी मवाद कंटेंट जो होता है वो हम बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हैं। यहाँ एक बात और याद रखने की है, वो ये है कि HTML जो एब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये सिर्फ आउटपुट जाहिर करती है और प्रोग्रामिंग के लिए हमको दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि PHP वगैरह उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। वेब ब्राउज़र जो है वो सिर्फ HTML को समझता है और HTML पे जो उसको हिदायत दी गई होती हैं उसके हिसाब से वो काम करता है। इसमें नॉर्मली कमांड्स ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स के ज़रिए दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं कमांड दी है मैंने टाइटल, और वही टाइटल लिखा है हमने जो हमने बनाया था, और इस टाइटल को हमने क्लोज कर दिया, यानी कि वेब ब्राउज़र समझ गया कि टाइटल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसी तरह हमने दूसरी मेटा कमांड्स जो अभी पढ़ी थी उनको यहाँ यूज़ किया है कि इसमें जो करैक्टर सेट है वो 8859-1 है, यानी कि इंग्लिश है। डिस्क्रिप्शन क्या लिखी जा रही है वो डिस्क्रिप्शन हमने वही लिख दी यहाँ पे जो हमने बनाई थी। कीवर्ड्स कौन कौन से इस्तेमाल किए गए। एक कमांड का इसमें और इजाफा आपको नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब ये है कि हम कोई एक्सटर्नल फाइल यूज़ करना चाह रहे हैं अपने इस वेब ब्राउज़र के साथ, और उस फाइल वो हमने अलग सेव करके रखी हुई है कि जब क्रॉलर आता है या बॉट आता है तो वो इस फाइल में ना जाए बल्कि यहीं से वो आगे चले जाए और कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो। तो हमने यहाँ डिफाइन किया कि एक फ़ाइल है, उसके साथ लिंक कर रहे हैं हम, उसका नाम है style.css, और वो जो उसका रिलेशन है वो है स्टाइल शीट, और टाइप जो है उसकी टेक्स्ट और CSS है। यहाँ पे एक लाइन आपको और नज़र आ रही है, ये मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको हेड पे इस्तेमाल करूँ। ये ऐसी कोई चीज़ जो मैं अपनी याद दहानी के लिए लिखना चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि या याद रहे कि मैंने ये क्या किया था, तो ये मैं इस ओपनिंग टैग के साथ
ये मैं ओपनिंग टैग किया मैंने, और जो भी लिखना था मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया है। तो क्रॉलर बोर्ड वेब ब्राउज़र इसको नहीं पढ़ता, इसको स्किप कर जाता है, और यहाँ पे आके हेड सेक्शन बंद हो गई है। इस हेड सेक्शन के अंदर हम जो चीज़ भी लिखना चाहते हैं, जो मेटा कमांड्स, टाइटल, लिंक्स और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका आउटपुट जो है हमको वेब पेज के ऊपर नज़र नहीं आता, बल्कि बैक एंड पे हमने जो काम करवाना होता है वो हो जाता है। उसके बाद अगली चीज़ शुरू होती है, वो है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में हम जो भी काम करेंगे वो हमको वेब ब्राउज़र पे नज़र आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसमें 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें मैंने कमांड दी है, इसको हमने स्टार्ट करेंगे बॉडी से। उसके बाद कमांड दी मैंने सेंटर, यहाँ लिखा हुआ है सेंटर। इसका मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो सेंटर है। उसके बाद फौरन ही एक अगली कमांड दे दी गई H1, यानी कि H1 का हमने टैग लगाया है, और SEO के हवाले से H1 की बहुत ज़्यादा अहमियत है। H1 से मुराद हेडिंग 1, और हेडिंग 1 पे हमने इसको एक हेडिंग दी है हमने, और उस हेडिंग को क्लोज कर दिया कि ये हेडिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और सेंटर कमांड भी हमने क्लोज कर दी कि सेंटर, अब जो नीचे लिखा जाएगा वो सेंटर नहीं, बल्कि सिर्फ यही लाइन सेंटर होगी। उसके बाद अगली कमांड हमने दी है P, दिस इज़ अ सैम्पल HTML फाइल। एक पैराग्राफ हमने जनरेट किया है, और उस पैराग्राफ पे हमने लिखा है कि ये एक सैम्पल है HTML फाइल का, और पैराग्राफ को हमने क्लोज कर दिया है। उसके बाद बॉडी हमने क्लोज की है और HTML फाइल ख़त्म। अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आया है। यहाँ देख रहे हैं कोई भी चीज़ हमको नज़र नहीं आ रही, सिर्फ वही चीज़ हमको नज़र आ रही है जो हमारी बॉडी में थी। H1 का टैग हमने लगाया था और उसको सेंटर किया था हमने। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ बनाया था, और पैराग्राफ में हमने ये लिखा था। तो वेब ब्राउज़र जब आउटपुट देगा तो वो इस तरह से देगा। इसी तरह हम कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं। हमने स्प्लिट कर लिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमको यहाँ पे नज़र आता रहे। पैराग्राफ के अंदर हम कुछ और चीज़ों का भी इजाफा करते हैं। कुछ नए पैराग्राफ का हम इजाफा कर लेते हैं, जैसे P, और टेक्स्ट हमने एक कॉपी किया है, और यहाँ पे हम आके इसको क्लोज कर देते हैं। इसके इसी तरह बिल्कुल एक नया पैराग्राफ हम यहाँ ओपन करते हैं P, और इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 2 हमने इजाफा किया है। यहाँ देखें हमने 2 पैराग्राफ का इजाफा किया है, यहाँ हमको नज़र आ रहा है। दोबारा कोड में आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ख़ास वर्ड जो है वो मैं बोल्ड कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ये दिस ट्यूटोरियल में बोल्ड करना चाहता हूँ, तो वही कमांड में दूंगा B, और कहाँ तक मुझे देना है, मुझे यहाँ तक देना है, तो मैं इसको क्लोज करूँगा B कमांड से। यहाँ आपने देखा कि एक मैंने B कमांड मैंने लगाई है, और /B से मैंने इसको क्लोज किया है, और यहाँ मैं आके देखता हूँ तो यहाँ देखें ये लफ्ज़ इसने बोल्ड कर दिया है। इसी तरह मैं इटैलिक करना चाहता हूँ इस लफ्ज़ को, तो I, और इसी तरह जहाँ तक मुझे करना है मैंने इसको /I कर दिया। यहाँ देखें ये इटैलिक हो गया। इसी तरह मैं B की जगह पे स्ट्रॉन्ग की कमांड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि B नहीं बल्कि मैं कोई और कमांड, एक और इसकी इक्विवेलेंट है स्ट्रॉन्ग कमांड मैंने यहाँ लगाई, और जहाँ तक मुझे स्ट्रॉन्ग करना है ये मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, और यहाँ आके देखूँगा तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। वैसे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग कमांड इस्तेमाल किया करें, इसलिए कि क्रॉलर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड को कंसिडर करता है। वैसे B को भी करता है, मगर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को ज़्यादा वो कंसिडर करता है।
जब हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड की प्लेसिंग कहाँ कहाँ की जाती है और कौन कौन से जगहें ऐसी हैं जो एक क्रॉलर के लिए बेहतरीन है या उसको वो बेहतर समझता है, तो मैं वहाँ पर आपको डिटेल से बताऊंगा। इसी तरह अगर मुझे कोई सब हेडिंग देनी है तो H2 में लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक सब हेडिंग बना देता हूँ, H2, और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज सब हेड, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ मैं देखूँगा आके तो यहाँ पे इसने सब हेडिंग बना दी है। ये जो छोटी है H1 से खुद ब खुद बोल्ड हो गई है, सब कुछ हो गया। ये H1 के अंदर बिल्ट इन होता है और H2 के अंदर, इस कमांड के अंदर ये बिल्ट इन कर दिया जाता है। तो इस तरह हम ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ और कमांड्स भी हैं जिनको हम यहाँ देखते हैं। नॉर्मली SEO के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो लिंक लगाना होता है। हम यहाँ देखते हैं कि वो कौन सी कमांड है जिसके ज़रिए हम किसी कीवर्ड के ऊपर लिंक लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर या सिर्फ ड्रीम वीवर के ऊपर मुझे लिंक लगाना है, तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा A स्पेस हाइपर रेफरेंस कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे मुझे ये क्लिक करने से, या कौन सा ऐसा मुकाम है जहाँ क्लिक करने से ये चला जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे http www.google.com। हम चाह रहे हैं कि भाई गूगल में उसको भेज दीजिए। यहाँ हमने इसको लिखा और हमने ये एक ओपन टैग ओपन किया। ड्रीम वीवर पे हमको ये लिंक लगाना है और इसका हमने क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब हम देखते हैं आउटपुट में क्या आया। यहाँ उसने नीले रंग में कन्वर्ट कर दिया, अंडरलाइन लगा दी है, तो इसका मतलब है कि ये हाइपरलिंक लग गया है। अभी क्लिक करने से ये नहीं जाएगा, इसलिए कि अभी हम एडिटिंग मोड में हैं, अभी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। इसको जब मैं ब्राउज़र में लेके जाऊँगा तो वहाँ पे ये आपको काम करता हुआ नज़र आएगा। तो कमांड क्या थी? ये कमांड है। किस कीवर्ड पे आपने ये लगाया? ड्रीम वीवर के ऊपर। और हाइपर रेफरेंस हमने दिया इस साइड का। आपको यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि कोटेशन के बाद और कोटेशन से पहले स्पेस नहीं होना चाहिए, वरना ये बैकलिंक काउंट नहीं होता। इसी तरह मुझे कोई इमेज अपने वेब पेज पे लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन के बाद चाह रहा हूँ, हेडिंग के फौरन बाद ही मैं चाह रहा हूँ कि एक मुझे इमेज चाहिए, तो एक कमांड में यहाँ दे देता हूँ। इस नाम की एक फाइल पहले ही मेरे पास सेव है और ये मैंने इसका साइज़ दे दी कि कितनी चौड़ी और कितनी हाइट इसकी चाहिए। और मैं जाके इसको डिज़ाइनिंग में देखता हूँ तो ये उस साइज़ की मुझे मिल गई है। साइज़ को मैं यहाँ मज़ीद सेट कर सकता हूँ जितना मुझे रिक्वायर्ड है। और यहाँ उस हिसाब से ये नंबर चेंज हो गए। अगर सेंटर की कमांड में यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ और यहाँ मैं देखूँगा कि अब सेंटर कमांड के अंदर जो जो चीज़ें आ रही थी वो सेंटर में हो गई हैं। पहले सेंटर कमांड यहाँ थी तो सिर्फ ये लाइन सेंटर में थी, और अब इसको भी और इस लाइन को भी, इस इमेज को भी मैंने सेंटर कमांड के अंदर ले लिया, तो ये भी सेंटर हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इस पैराग्राफ को उठा के मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे एंटर करूँ। अगर मैं इसको ऐसे भी देखूँगा तो वो मुझे अलग ही नज़र आएगा, मगर एडिटिंग मोड में थोड़ी खूबसूरती नज़र आनी चाहिए, तो इसको मैं अलग लाइन में कर देता हूँ। तो ये कुछ बेसिक्स थी जो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की। अगर इसको आप मुकम्मल और तफसील से जानना चाहते हैं तो इसका बाकायदा कोर्स करें। अब हम एक वेब पेज बनाते हैं और वो हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे जो आपके लिए यकीनन आसान रहेगा, मगर आपको फिर भी HTML जानना ज़रूरी है। अब मार्केट में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो बहुत आसानी से आपको वेब पेज बना के दे देते हैं। बहुत सारी थीम्स ऑलरेडी मौजूद हैं बने बनाई
वेब पेजेस मौजूद होते हैं, बस आप उसमें चेंजिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नए हैं। अगर आप इस फील्ड में पुराने हो जाते हैं तो आपको ये चाहिए कि अपना वेब पेज खुद डिज़ाइन करें। तो आगे हम एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए एक वेब पेज बनाते हैं और उसमें हम देखेंगे कि वो वेब पेज HTML कोडिंग खुद जनरेट करता है और उस HTML कोडिंग को भी हम ज़ेरे नज़र रखेंगे कि वो किस तरह की कोडिंग जनरेट कर रहा है। अभी हमने यहाँ जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जो मैं आपको अभी करके जिसमें दिखा रहा था, ये ड्रीम वीवर है, एडोब का ड्रीम वीवर। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल यूज़र्स जो हैं या वेब डिज़ाइनर जो हैं वो ड्रीम वीवर ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो डायरेक्ट भी नोटपैड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम एक वेब पेज को कैसे बनाएं। अब हम यहाँ एक सॉफ्टवेयर वेब पेज मेकर की मदद से एक वेबसाइट या वेब पेज बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें आपको यकीनन आसानी रहेगी कि आप एक HTML कोडिंग खुद लिखें। ये आपको खुद ही HTML कोडिंग जनरेट करके दे देता है। ये सॉफ्टवेयर का नाम है वेब पेज मेकर। ये आपके सामने वेब पेज मेकर ओपन हो गया। ये इसका वर्किंग एरिया है और जो वेब पेजेस हम डिज़ाइन करेंगे उनके नाम यहाँ पे या उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक लिस्ट तैयार होती रहेगी। ये एक बिल्कुल ब्लैंक पेज है, इसको आप समझें कि ये आपका वेब पेज है। आपको यहाँ पे कोडिंग नहीं लिखनी है। पहले क्या हो रहा था, हम पहले कोडिंग लिखते थे फिर आउटपुट देखते थे। यहाँ उल्टा होगा, हम पहले आउटपुट लिखेंगे फिर HTML कोडिंग खुद ही जनरेट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। पहले हम एक टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। ये देखें टेक्स्ट का आइकन है, इस पर हमने क्लिक किया और जहाँ पे हमको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे हम अपने कर्सर को ले जाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इस एरिया में टेक्स्ट लिखना था। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, ये टेक्स्ट का एडिटर ऑन हो गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं, वी आर मेकिंग पेज अब मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट कलर जो भी रखना चाहता हूँ ऊपर टूल बार मौजूद है। जैसे फॉन्ट मैंने यही रख लिया है, ये चेंज करना चाहूँ तो मैं फॉन्ट यहाँ चेंज कर सकता हूँ। और उसके अलावा अगर मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहूँ तो 16 मैंने कर दिया और टेक्स्ट कलर मैं इसका रेड कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। और ओके, यहाँ मैंने देखा कि एक लाइन मेरे सामने नज़र आ रही है मुझे और रेड कलर में जिस तरह मैंने इसको कहा था ये इसने यहाँ शो कर दिया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये वेब ब्राउज़र में कैसा लगेगा। तो ये प्रीव्यू का एक पुश बटन मौजूद है टूल बार में, यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और ये देखें मेरे सामने इसने वेब ब्राउज़र पे ओपन करके मुझे ये दिखा दिया। अब हम इसकी कहीं भी इसको रखना चाहते हैं, इसकी प्लेसिंग चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर देता हूँ उसको और अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का इजाफा करता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके इसका कलर ब्लैक, फॉन्ट में नॉर्मल कर देता हूँ, बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ। ओके किया मैंने। यहाँ पूरा नहीं आ रहा तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहता हूँ तो बहुत आसानी से उसको भी लगा सकता हूँ। ये इमेज का पुश बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया, एक पिक्चर मौजूद है मेरे पास। मैंने यहाँ पे इसको उठा के यहाँ रखा। जिस साइज़ में इसको मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई हेडर की पिक्चर लगाना चाहूँ तो इसको मैं इंसर्ट में जाके इमेज पे जाके फ्रॉम लाइब्रेरी यहाँ पे हेडर में
कुछ इमेजेस मौजूद हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहूँ जिस साइज़ में चाहता हूँ वो साइज़ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया। यहाँ पे मैं हेडिंग ऊपर लगा देता हूँ, टेक्स्ट। अगर कोई मेरा लोगो है तो लोगो इमेज की सूरत में मैं यहाँ लगा सकता हूँ। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ हार्ड ड्राइव रिकवरी सेंटर। इसका कलर मैंने येलो कर दिया, येलो ऑरेंज कर दिया, और फॉन्ट मैंने 20 कर दिया। इसका फॉन्ट जो अच्छा फॉन्ट मुझे लगता है मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, बोल्ड कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कलर मैंने ऐसा इस्तेमाल किया जो रीडेबल नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ही कर देते हैं। ब्लैक रीडेबल है, और इसको मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। चाहूँ तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ, उसको गुंजाइश है भी, 24 कर देता हूँ। इसको चाहूँ तो मैं सेंटर भी रख सकता हूँ, ये मैंने फॉर एग्जांपल सेंटर पर रख दिया। अब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो मुझे यहाँ पे ये इस शक्ल पे नज़र आ रहा है, मगर मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है। मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो इसका हल ये है कि मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, पेज प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, और अपीयरेंस में सेंटर कर दूँगा। ओके, आप प्रीव्यू देखता हूँ तो ये मुझे सेंटर पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह मैं अपना कोई भी वेब पेज आसानी से बना सकता हूँ। अब मैं देखूंगा कि इसकी HTML कोडिंग कैसे हुई है, तो कंट्रोल U दबाऊंगा तो यहाँ पे आपने देखा कि हेड का सेक्शन मौजूद, इसने खुद ही लिख दिया है, HTML है। टाइटल हमने अभी कोई नहीं डाला। जनरेटर पे इसने एक मेटा नेम जनरेटर इस्तेमाल किया इसने, उसमें वेब पेज मेकर लिख दिया। ये CSS स्टाइल शीट है। CSS मैंने आपको नहीं बताया, जब आप इसका कोर्स करेंगे तो वेब पेज डिज़ाइनिंग के अंदर CSS मौजूद होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हेड सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है, बॉडी सेक्शन स्टार्ट हुआ है, और बॉडी सेक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि इसने div कमांड एक होती है ये इस्तेमाल की है। div कमांड लेटेस्ट जो HTML कोडिंग होती है उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, और इसकी मदद से आप कोई भी चीज़ कहीं भी रख के प्लेस कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि टेबल के थ्रू कोई चीज़ सेट की जाती थी कि एक मुझे पिक्चर यहाँ चाहिए, तो टेबल कमांड्स के थ्रू हम इसको करते थे, वो एक ओल्ड सिस्टम हो गया। अब जो है div इस्तेमाल किया जाता है, और div में जो है आप और भी कमांड्स इस्तेमाल होती हैं जो लेटेस्ट HTML कोडिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये पूरा इसने एक HTML कोडिंग बना के मेरे सामने रख दी है। इसमें हम देख रहे हैं कि div एलिमेंट सेंटर, फॉन्ट कलर, ये फेस यानी कि फॉन्ट क्या है, ये नाम है उसका, क्लास WS16। WS16 अगर मैं देखूं यहाँ पे मौजूद है, और इसका साइज इसने 21 दिया हुआ है, यानी कि 21 पे ये हेडिंग इसने लगाई है जो कि बोल्ड है। फॉन्ट कमांड क्लोज हुई है और div कमांड भी क्लोज हो गई है। इसी तरह इसने दूसरी चीज़ें यानी कि दूसरी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, और जैसे हमने ये एक पैरा लिखा था वो उसने यहाँ पे लगाया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर की अच्छी बात यह है कि ये जो कोडिंग करके देता है वो SEO फ्रेंडली होती है, क्रॉलर को या किसी भी बॉट को उसको रीड करने में परेशानी नहीं होती, और HTML एरर का भी चांस कम हो जाता है। तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मौजूद है। इसमें अगर हमको मेटा कमांड इस्तेमाल करनी है तो पेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप देखेंगे तो मेटा टैग्स मौजूद हैं। टाइटल जो भी आप देंगे वो यहाँ आ जाएगा। ऑथर आप अपना नाम लिख सकते हैं, कीवर्ड्स यहाँ लिखें, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ लिखें, तो जो चीज़ भी आप यहाँ लिखेंगे वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो पुट कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेटा रिकवरी सेंटर या सर्विसेज, और यही चीज़ मैं
कॉपी करके कीवर्ड में, और HTTP रिपेयर का एक कीवर्ड लिख देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में यही मैं ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ओके, और इसका मैं प्रीव्यू देखता हूँ और कंट्रोल U करता हूँ, तो ये आप देखें यहाँ पे टाइटल में इसने वो खुद ब खुद लिख दिया जो मैंने वहाँ लिखा था। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन में वो डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दी इसने, और मेटा नेम कीवर्ड्स में इसने वो कीवर्ड्स लिख दिए। तो बहुत आसान सॉफ्टवेयर है ये, आपको यकीनन चलाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और इसमें तमाम चीज़ें हेल्प मौजूद है। हेल्प पढ़ के आप इसको मज़ीद आसानी से देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें बिल्ट इन थीम्स भी मौजूद हैं, आप वो चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्ट इन थीम मौजूद है इसमें, आप इसमें से चूज़ करें। बिजनेस के हवाले से पर्सनल बनाना चाह रहे हैं, या वहाँ टेम्पलेट्स आपके अपने बने हुए हैं। पर्सनल में हमने फॉर एग्जांपल ये चूज़ कर लिया, तो आप देखेंगे ये साइड इसने पूरी बना के दी हुई है। आपने इसमें बस चेंजिंग करनी है, अच्छे से एडिटेबल मोड में मौजूद है। ये पसंद नहीं आ रही तो दूसरी खोल के देख सकते हैं आप, जैसे ये ले लिया हमने। ये देखें यहाँ पे इसने 3 पेज बना के दिए हैं। इसका प्रीव्यू हम देखते हैं। ये देखें प्रीव्यू आ गया इसका। अगर हम इसकी वो देखें तो देखें पूरा ये इसने HTML कोडिंग बना के दे दी है, और बहुत आसान और आसानी से इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें तमाम चीज़ें इजीली बन सकती हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप एक वेब पेज बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है वेब पेज मेकर, और ये आसानी से नेट से अवेलेबल है।